मार्केट में जब डर था, रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, एफआईआईज पैसा निकाल रहे थे, तब भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चुपचाप हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीद रहा था। और वो इन्वेस्टर कोई आम नाम नहीं है, बल्कि खुद एलआईसी है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिर्फ 3 महीनों में एलआईसी ने करीब 18,500 करोड़ रुपए शेयर बाजार में झोंक दिए। बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एचएएल, आईआरएफसी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं जिसके अंदर एलआईसी ने जमकर खरीदारी की है। अब सवाल ये है कि क्या एलआईसी ने मार्केट क्रैश में अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पकड़ ली, या फिर ये दाव उल्टा ही पड़ सकता है। और अगर ये दाव उल्टा पड़ा तो पैसा आपका और मेरा, यानी कि हमारे जैसे पॉलिसी होल्डर्स का स्टेक पर है। मार्च क्वार्टर भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी मुश्किल रहा। कई बड़े स्टॉक्स 20 से 30% तक टूट गए। आईटी स्टॉक्स पर ग्लोबल स्लोडाउन का दबाव था। पीएसयू स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग के शिकार बने और इन्वेस्टर्स लगातार अनसर्टेनिटी से डर रहे थे। लेकिन इसी माहौल में एलआईसी ने पैनिक सेलिंग नहीं की, बल्कि उल्टा किया, डिप बाइंग शुरू कर दी। एलआईसी ने लगभग 18,500 करोड़ रुपए डिप्लॉय किए, यानी मार्केट वीकनेस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि अब पूरे बाजार की नजर एलआईसी के इन मैसिव बेट पर है। एलआईसी की सबसे बड़ी खरीदारी बनी बजाज फाइनेंस। क्वार्टर के दौरान स्टॉक करीब 19% गिरा था, लेकिन एलआईसी ने इस कमजोरी को अपॉर्चुनिटी में बदला। एलआईसी ने बजाज फाइनेंस की 2.32 करोड़ शेयर्स खरीदे, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी लगभग 2167 करोड़ रुपए। और अब सवाल ये है कि एलआईसी को इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों दिखी? क्योंकि बजाज फाइनेंस को भारत का सबसे मजबूत रिटेल लेंडिंग फ्रेंचाइजी माना जाता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, हाई ग्रोथ पोटेंशियल और डिजिटल लेंडिंग एक्सपेंशन, इन सब वजह से एलआईसी ने गिरावट में अक्यूमुलेशन किया। बता दें कि एलआईसी ने सिर्फ फाइनेंस सेक्टर पर नहीं, बल्कि टेलीकॉम और आईटी जाइंट्स पर भी बड़ा पैसा लगाया है। भारतीय एयरटेल में करीब 2153 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ये तब हुआ जब टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन और केपेक्स कंसर्न्स बने हुए थे। लेकिन एलआईसी शायद इंडिया का लॉन्ग टर्म डिजिटल ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करता है। अब बात आती है आईटी सेक्टर की। टीसीएस में करीब 2143 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई, जबकि स्टॉक क्वार्टर में करीब 26% टूटा था। इन्फोसिस में भी लगभग 1897 करोड़ रुपए लगाए गए। ये स्टॉक भी करीब 23% निचले स्तर पर था। मतलब साफ है, एलआईसी का मानना था कि शॉर्ट टर्म ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया के आईटी जाइंट्स लॉन्ग टर्म विनर ही बनेंगे। लेकिन कंपनी की सबसे दिलचस्प खरीद रही आईआरएफसी, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी के शेयर्स क्वार्टर में लगभग 30% टूट गए थे। ये एलआईसी की टॉप बाइंग में से सबसे बड़ी गिरावट वाला स्टॉक था। लेकिन फिर भी कंपनी ने लगभग 18.72 करोड़ शेयर्स खरीद लिए। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट था लगभग 2044 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, एलआईसी ने आईआरएफसी में अपनी स्टेक लगभग दुगनी भी कर दी। इसका मतलब साफ क्या है? शायद एलआईसी को लगता था कि पीएसयू सेल ऑफ ओवरडन था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार का लगातार इंफ्रा पुश, रेलवे मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म केपेक्स साइकिल, इन फैक्टर्स पर एलआईसी बड़ा भरोसा दिखा रही है। कंपनी ने डिफेंस सेक्टर को भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल में करीब 1819 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जबकि स्टॉक ऑलमोस्ट 21% नीचे था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आज इंडिया की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन चुका है। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट पुश की वजह से एचएएल जैसी कंपनीज पर लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। इसके अलावा एलआईसी ने ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग की, जैसे hyundai मोटर्स इंडिया में करीब 1390 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, मारुति सुजुकी में लगभग 1374 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। यानी एलआईसी कंजम्पशन और ऑटो रिकवरी पर भी पॉजिटिव नजर बनाए हुए है। अगर आज कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें होल्डिंग्स का स्केल बहुत बड़ा है। वैल्यू के हिसाब से एलआईसी के सबसे बड़ी होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
जिसकी वैल्यू लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इसके बाद आते हैं एसबीआई, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी। यानी प्रैक्टिकली एलआईसी भारत की इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन बन चुका है। अब परसेंटेज स्टेक की अगर हम बात करें तो आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी कम से कम 49% है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 45% का स्टेक है। इसके अलावा आईटीसी, एलएनटी, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा में भी एलआईसी की मजबूत हिस्सेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि एलआईसी आखिर ऐसा करता ही क्यों है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता क्यों है? जब शेयर गिरता है तब ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन एलआईसी हिस्टोरिकली मार्केट क्रैश को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करती आई है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एलआईसी क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने की कोशिश करता है अपने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के लिए। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने जिन 58 कंपनीज में होल्डिंग बढ़ाई, उनका एवरेज स्टॉक प्राइस लगभग 12% गिरा था। यानी कि कंपनी ने मार्केट के पेन पॉइंट्स में एक्सपोजर बढ़ाया। अब आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी आएगी तो ये स्ट्रैटेजी बेहद प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, लेकिन रिस्क भी ऑफ कोर्स मौजूद है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन लंबा चला तो आईटी सेक्टर पर प्रेशर बना रहेगा, पीएसयू स्टॉक्स वीकेंड रहेंगे, तो एलआईसी का शॉर्ट टर्म पैसा पेन में भी बदल सकता है। फिलहाल एक बात साफ है कि जब मार्केट पैनिक में था, एलआईसी फियर में नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ खरीदारी कर रही थी। और हिस्ट्री बताती है कि कई बार बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट बॉटम के आसपास अग्रेसिव बाइंग करते हैं। अब देखना होगा कि एलआईसी का ये 18,500 करोड़ का दाव आने वाले महीनों में मल्टी बैगर साबित होता है या फिर मार्केट वॉलेटिलिटी इसे और भी टफ बना देती है। लेकिन इतना जरूर है कि जब एलआईसी जैसी संस्था, इंस्टीट्यूशन किसी गिरते बाजार में लगातार खरीदारी करती है तो पूरा बाजार उसे ध्यान से देखता है। अब अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मार्केट क्रैश में, मार्केट वॉलेटिलिटी में डिस्काउंटेड रेट वाले बढ़िया स्टॉक्स ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्या आप भी इस तरह की मार्केट सिचुएशन के अंदर, वॉलेटिलिटी के अंदर डिप बाइंग करते हैं, या फिर आप वेट करते हैं, या फिर मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग करते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।